दोस्तों, जब भी हम भारत की बात करते हैं, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं, तो नदियों का जिक्र अपने आप आ जाता है। ये नदियाँ सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, बल्कि हमारी सभ्यता की आधारशिला रही हैं। चाहे गंगा हो, जो दुनिया की सबसे प्राचीन शहर बनारस की आत्मा है, या सिंधु, जिसने सिंधु घाटी की महान सभ्यता को जन्म दिया, गोदावरी, जो कि साउथ की द्रविड़ सभ्यता का दिल है, नर्मदा और महानदी, जो मध्य भारत की उपजाऊ भूमि को जीवन देती है, ये सब भारत की जीवन रेखाएं हैं। भारत की नदियां दुनिया के सबसे बड़े और डाइवर्स रिवर बेसिन्स में से एक हैं, जिनमें 14 बड़े नदी बेसिन शामिल हैं, जो देश की 80% से ज्यादा लोगों की जीवन यापन का साधन है। यही कारण है कि यूपीएससी से लेकर अन्य सरकारी परीक्षाओं तक में इन नदियों से जुड़े सवाल बार बार पूछे जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की इन महत्वपूर्ण नदियों के बारे में, उनके उद्गम, उनके समागम, उनके बेसिन और उनके ऊपर बने महत्वपूर्ण बांधों के बारे में, और साथ ही ये जानेंगे कि ये नदियां हमारी संस्कृति, जीवन शैली और भूगोल को कैसे आकार देती हैं। अगर आप भी अपने देश की नदियों के बारे में कुछ नया और रोचक जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। और दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया का पूरा रिवर सिस्टम मेनली 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, जहां एक तरफ हिमालयन रिवर सिस्टम है और दूसरी तरफ है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालय नदियां जैसे गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की ऊंचाइयों से निकलती हैं, और ये नदियां बहुत बड़ी होती हैं और साथ ही बहुत तेज बहती हैं, क्योंकि यहाँ से पानी बहुत तेजी से नीचे आ रहा होता है। इनका पानी ठंडा और साफ होता है और ये नदियां गहरी घाटियों में बसती हैं। दूसरी ओर प्रायद्वीपीय या पेनिनसुलर नदियां जैसे कृष्णा, गोदावरी, महानदी, नर्मदा और कावेरी भारत के अंदरूनी हिस्से से निकलती हैं, और ये नदियां धीरे धीरे बहती हैं, क्योंकि इनका पानी ऊंचाई से नहीं गिरता। इनका पानी गर्म और बहुत सी मिट्टियों से भरा होता है, और ये नदियां विस्तृत मैदानों से होकर बहती हैं। हिमालयन नदियां ज्यादा पानी लाती हैं, जबकि प्रायद्वीपी नदियां मॉनसून या कहीं की बरसात पर डिपेंड करती हैं, और इन दोनों को मिलाकर ही इंडियन रिवर सिस्टम बनता है, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में आइए अब डिटेल में समझते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत आइए करते हैं देश की सबसे लंबी और पवित्र नदी गंगा से। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी टीचर्स डे के इस अवसर पर आप सबको ऑफर कर रहा है अपना फ्लैगशिप यूपीएससी सीएसई सब्सक्रिप्शन मात्र 24,999 रुपए में। और दोस्तों, ये वो सब्सक्रिप्शन है जिसके प्लस कोर्सेज ने यूपीएससी सीएसई 2023 में 70+ सिलेक्शंस दिए हैं, जिसमें मिलता है कंप्लीट एक्सेस आपको जीएस, सीसैट और टेस्ट सीरीज का, और साथ ही अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल बैचेस। दोस्तों, ये ऑफर केवल 7 सितंबर तक वैलिड है, तो अभी जाइए और इस ऑफर को अवेल कीजिए, इससे पहले कि ये ऑफर खत्म हो जाए और आपको हो रिग्रेट। और चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। गंगा। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि गंगा नदी की शुरुआत उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर के पास गोमुख से होती है, लेकिन असल में यहाँ से गंगा नहीं बल्कि भागीरथी नदी की शुरुआत होती है, और भागीरथी नदी जब अलकनंदा नदी से मिलती है तब उसे गंगा कहा जाता है। अलकनंदा नदी की शुरुआत बद्रीनाथ मंदिर के ऊपर पहाड़ों में सतोपंत ग्लेशियर और भगीरथ खरक ग्लेशियर से होती है, और जब ये नदी आगे बढ़ती है तो विष्णु प्रयाग में धौली गंगा, नंद प्रयाग में नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग में पिंडर गंगा और रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी से मिलती है। आखिर में देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, और यहीं से गंगा नदी बनती है। गंगा नदी फिर ऋषिकेश से होते हुए उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ती है और हरिद्वार में मैदानों में प्रवेश करती है। हरिद्वार को गंगा की वजह से एक पवित्र शहर माना जाता है दोस्तों, और यहाँ से गंगा का पानी बैराज बनाकर नहरों के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खेतों की सिंचाई के लिए भेजा जाता है। उत्तराखंड से निकलने के बाद गंगा उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के पास प्रवेश करती है, और उत्तर प्रदेश में आते ही यह नदी दक्षिण पूर्व दिशा में बहना शुरू करती है। दोस्तों, यहाँ 1 मिनट रुककर ये समझना जरूरी है कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज या राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं। दोस्तों, ये शब्द आगे पूरे वीडियो में आएंगे और परीक्षा में भी इनसे जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, किसी भी बड़ी नदी में जब कोई छोटी नदी आकर मिलती है तो उस छोटी नदी को ट्रिब्यूटरी कहते हैं, और अब इस ट्रिब्यूटरी का साइड कैसे तय होता है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मुख्य नदी की बहाव की दिशा में खड़े हैं तो आपकी दाहिनी ओर जो नदी आकर मिलती है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाती है, और जो आपकी बाईं ओर से आकर मिलती है उसे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। इसके अलावा अगर मुख्य नदी 2 अधिक हिस्सों में बढ़ जाती है तो उसे डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है। दोस्तों, ये तो आपने समझ लिया। अब चलिए गंगा नदी पर वापस आते हैं। वीडियो में गंगा उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी थी, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ते हुए गंगा कन्नौज के पास पहुंचती है, जहां गंगा के लेफ्ट बैंक से रामगंगा नदी सबसे पहले मिलती है।
रामगंगा उत्तराखंड के अल्मोड़ा के दूनागिरी से निकलती है और इसके बाद गंगा कानपुर से होते हुए प्रयागराज पहुंचती है। यहाँ त्रिवेणी संगम पर गंगा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी यमुना उसके राइट बैंक से निकलती है और इसीलिए यमुना को गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहते हैं। दोस्तों ये दोनों नदियां प्रयागराज में मिलने से पहले तक विशाल गंगा बेसिन का निर्माण करती हैं और प्रयागराज के पास ही गंगा की एक और साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी टॉन्ज नदी गंगा में मिलती है। इसके बाद दोस्तों गंगा बनारस मिर्जापुर से आगे बढ़ती है और गाजीपुर में गोमती नदी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो गंगा में मिलती है। गाजीपुर के बाद गंगा बलिया जाती है जो उत्तर प्रदेश का अंतिम जिला है जहां से गंगा निकलती है और इसीलिए अगर हमें उत्तर प्रदेश में गंगा के प्रवेश और निकास के जिलों को याद रखना है तो हमें बिजनौर और बलिया यानी BB याद रखना चाहिए। बलिया के बाद गंगा बक्सर जिले से बिहार में प्रवेश करती है और आगे बढ़ते ही छपरा के पास गंगा के डिस्चार्ज के हिसाब से गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी घाघरा नदी लेफ्ट बैंक से आकर मिलती है। घाघरा नदी तिब्बत से निकलती है और नेपाल के रास्ते होते हुए उत्तर प्रदेश से गुजरती है और छपरा में गंगा से मिलती है। इसे उत्तर प्रदेश में सरयू भी कहते हैं जिसके किनारे अयोध्या स्थित है। दोस्तों बिहार में आगे बढ़ते हुए गंगा पटना पहुंचती है जहां राइट बैंक से अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदी गंगा में मिलती है। इसके बाद गंगा में लेफ्ट बैंक से गंडक नदी मिलती है जो नेपाल से निकलकर पटना के सोनपुर के पास में हाजीपुर के ठीक नीचे गंगा में शामिल होती है। आगे बढ़ते हुए बिहार के गुरसेला में बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी गंगा से मिलती है और इसके बाद गंगा भागलपुर से होते हुए बिहार को छोड़ती है और राजमहल के पास पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते ही गंगा दो भागों में बढ़ जाती है दोस्तों और फरक्का बैराज से गंगा की एक धारा हुगली के नाम से पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ती है जबकि दूसरी धारा पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। हुगली नदी को गंगा की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी माना जाता है जो दक्षिण दिशा में बहते हुए मुर्शिदाबाद से आगे बढ़ती है। यहाँ हुगली के राइट बैंक से अजय नदी इसमें आकर मिलती है और इसके बाद हुगली नदी कोलकाता और हावड़ा के बीच से होकर गुजरती है जहाँ पर प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज बना हुआ है जिसकी इंजीनियरिंग की आज भी तारीफ की जाती है। आगे चलकर हुगली नदी में बंगाल का शोक कहे जाने वाली दामोदर नदी पाल्टा के पास राइट बैंक से मिलती है और इसके बाद हुगली नदी गंगा सागर के पास बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। वहीं दोस्तों बंगाल में पद्मा के नाम से जाने जाने वाली गंगा ब्रह्मपुत्र की एक धारा जमुना से मिलती है, फिर ये मेघना नदी से मिलकर मेघना के ही नाम से आगे बढ़ती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो दोस्तों ये था गंगा का पूरा सफर जो अपने साथ 10,86,000 वर्ग किलोमीटर का बेसिन बनाती है जिस पर 500 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। साथ ही बंगाल की खाड़ी के पास गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी बनाता है। अब अगर गंगा पर बने डैम्स की बात करें तो गंगा पर 900 के करीब डैम और बैराज बनाए गए हैं जिसमें टिहरी सबसे प्रमुख है। इसके अलावा गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन और घड़ियाल ही गंगा नदी की अलग पहचान है और साथ ही गंगा के किनारे बसे पवित्र शहर आज भी देश की आस्था के प्रतीक हैं। गंगा के बाद आइए अब बात करते हैं एक और हिमालय नदी और गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यमुना की। यमुना दोस्तों यमुना नदी का उद्गम स्थान पश्चिमी उत्तराखंड में यमुनोत्री के पास महान हिमालय के बंदरपुंज मासिफ की ढलानों से होता है। यह नदी हिमालय की तलहटी से होते हुए दक्षिण दिशा में तेजी से बहती है और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच बॉर्डर बनाती हुई यमुनानगर के पास हरियाणा में प्रवेश करती है। इसके बाद यमुना हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच बॉर्डर का काम करती हुई यमुनानगर में यमुना पर पूर्वी और पश्चिमी नहरें बनाती है। इन नहरों के लिए 1996 में हथनी कुंड बैराज का निर्माण किया गया था जहां से यमुना का पानी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सिंचाई के लिए भेजा जाता है। आगे बढ़ते हुए यमुना दिल्ली से होती हुई उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा और इटावा के रास्ते प्रयागराज पहुंचती है जहां ये गंगा से मिल जाती है। इटावा के पास यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल उसकी राइट बैंक से निकलती है और इसके थोड़े आगे विदिशा जिले में मालवा पठार से निकलने वाली सिंध नदी जालौन के पास यमुना में राइट बैंक से मिलती है। इसके बाद हमीरपुर में विंध्य पर्वतों से निकलने वाली बेतवा नदी झांसी से होती हुई यमुना में आकर मिलती है। इस तरह यमुना 1376 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद प्रयागराज में गंगा से मिलती है और यहाँ पर यमुना का सफर समाप्त हो जाता है। दोस्तों यमुना दरअसल गंगा बेसिन का ही हिस्सा है। और अब गंगा और यमुना के बारे में जानने के बाद आइए बात करते हैं ट्रांस हिमालय नदियों की, जिनमें सबसे पहला नाम है सिंधु नदी का, इंडस रिवर। दोस्तों सिंधु वही नदी है जिसके किनारे ग्रेट इंडस वैली सिविलाइजेशन बसा हुआ था और जिस नदी के नाम पर हमारे देश का नाम हिंद पड़ा। एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदियों में शुमार
सिंधु नदी संसार की सबसे प्राचीनतम नदियों में से एक है। इतिहास में सिंधु नदी के अन्य नामों की बात करें तो समृद्धि के प्रतीक के रूप में जानी जाने वाली इस नदी को इसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा गया है। दोस्तों वहीं इसके तट पर ऊन का व्यापार होने के कारण इसे सुवासा नदी के नाम से भी जाना गया है और इस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के समीप सिनकबाब नामक जलधारा से माना जाता है, लेकिन वहीं कुछ लोग इसे अलग सिंगगे कानबाब के पास इस नदी का उद्गम मानते हैं। दोस्तों ये दोनों ही जगह कैलाश रेंज में है जो तिब्बत में आता है। चीन के नियंत्रण वाले तिब्बत से नॉर्थ वेस्ट दिशा में बहती हुई ये नदी लद्दाख के लेह जिले से भारत में प्रवेश करती है और यहीं पर जांस्कार नदी सिंधु के लेफ्ट बैंक में मिलती है। इसके बाद सिंधु आगे बढ़ते हुए जम्मू एंड कश्मीर में बहती हुई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके में प्रवेश करती है, जहां स्कर्दू में सिंधु के राइट बैंक से श्योक नदी इसमें मिल जाती है। इसके बाद पीओके में बहते हुए ये नदी गिलगित नदी से मिलकर एक गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज यानी नदी पहाड़ों से टकराकर एक शार्प कर्व बनाती है एक स्टीप के साथ। दोस्तों इसे गिलगित गॉर्ज कहते हैं और दोस्तों ऐसा करते ही जो नदी वेस्ट दिशा में बह रही थी वो साउथ की तरफ मुड़ जाती है और इसके आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के कालाबाग में पंजाब के मैदानों में प्रवेश करती है और पंजाब से बहती हुई सिंध और कराची से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। लेकिन दोस्तों सिंधु नदी पाकिस्तान के बहने में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है वो है इस नदी की 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज। वही 5 नदियां जिसके नाम पर पंजाब का नाम पड़ा है। दोस्तों पंजाब यानी 5 आब यानी 5 नदियों वाला इलाका। ये 5 नदियां सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम हैं, जिनमें दोस्तों सबसे बड़ी चेनाब है और बाकी चारों चेनाब में मिलती हैं और दोस्तों चेनाब मिलती है सिंधु में। इसके अलावा झेलम से शुरू करें तो झेलम कश्मीर वैली के वेरीनाग से निकलती है, जिसके किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। वेरीनाग से वेस्ट की तरफ फ्लो करते हुए पीर पंजाल के पहाड़ों में ये एक गॉर्ज बनाते हुए शार्प टर्न लेती है और साउथ की तरफ फ्लो करने लगती है, जिसके बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और झांग मगियाना में ट्रिमू नाम की जगह पर ये चेनाब के राइट बैंक से मिल जाती है। और दोस्तों इस तरह झेलम कुल 725 किलोमीटर की दूरी तय करती है और चेनाब के जरिए इंडस में मिल जाती है। अब बात करते हैं चेनाब की दोस्तों, और चेनाब जैसा कि हमने आपको बताया था इन 5 नदियों में सबसे बड़ी नदी है, जिसका उद्गम 2 नदियों के मिलने से होता है। चंद्रा और भागा नाम की 2 नदियां हिमाचल के लाहौल स्पीति के केलांग के पास एक दूसरे से मिलती हैं, जहां से चेनाब नदी बनती है। जहां से आगे बढ़ते हुए ये नदी वेस्ट में फ्लो करती है और जम्मू एंड कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और फिर झांग में झेलम से मिल जाती है, जो आगे साउथ में टर्न लेने के बाद मिथनकोट पाकिस्तान में इंडस रिवर के लेफ्ट बैंक में मिल जाती है। इस तरह ये नदी 1974 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और दोस्तों यहाँ आपको बता दें कि पंजाब की 3 फेमस लव स्टोरीज हीर रांझा, मिर्जा साहिब और सोनी महालीवाल तीनों इसी नदी के किनारे की कहानियां हैं और इसीलिए इसे मोहब्बत की नदी भी कहा जाता है। चिनाब के बाद आइए अब बात करते हैं तीसरी नदी रावी की। दोस्तों रावी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास से होता है, जिसके बाद ये हिमाचल से फ्लो करते हुए बाराबांग धौलाधार रेंज से गुजरती है और वेस्ट की तरफ फ्लो करते हुए पाकिस्तान में जाती है। आपको बता दें यहाँ दोस्तों कि पाकिस्तान का फेमस शहर लाहौर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, जहाँ से आगे बढ़ते हुए सराय सिद्ध के पास ये नदी चिनाब के लेफ्ट बैंक से मिल जाती है। इस बीच ये नदी 720 किलोमीटर की दूरी तय करती है दोस्तों। और इसके बाद आइए अब बात करते हैं ब्यास की। दोस्तों ये नदी भी रोहतांग पास से निकलकर धौलाधार रेंज से गुजरती हुई पाकिस्तान के पंजाब के हरके नामक जगह पर सतलज से मिल जाती है। दोस्तों ये 5 नदियों में इकलौती ऐसी नदी है जो पाकिस्तान जाने से पहले ही सतलज में मिल जाती है। और आइए अब बात करते हैं दोस्तों सतलज की। दोस्तों सतलज का उद्गम भारत में नहीं बल्कि तिब्बत के कैलाश मानसरोवर से होता है, जहां से होते हुए ये शिपकीला पास से भारत में प्रवेश करती है और फिर पाकिस्तान में बहते हुए ये नदी मितनकोट से कुछ किलोमीटर पहले ही चिनाब से मिल जाती है। और इस तरह दोस्तों ये नदी मितनकोट पाकिस्तान में सिंधु नदी का हिस्सा बन जाती है। दोस्तों सतलज नदी इसलिए भी खास है क्योंकि ये वही नदी है दोस्तों जिस पर भाखड़ा नंगल डैम बना हुआ है। और क्योंकि सिंधु नदी पाकिस्तान और भारत दोनों में बहती है, इसीलिए दोस्तों इस नदी और इसकी ट्रिब्यूटरी के पानी को लेकर भी दोनों देशों में एक बंटवारा चलता है। 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी हुई, जिसमें सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान के हिस्से गया और भारत के हिस्से रावी, सतलज और ब्यास का पानी आया। सिंधु नदी के बाद दोस्तों आइए अब बात करते हैं तीसरी हिमालयन रिवर यानी ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के कैलाश रेंज के पास मानसरोवर में अंगसी ग्लेशियर से निकलती है।
ये मानसरोवर से निकलने वाली तीसरी बड़ी नदी है दोस्तों, क्योंकि पहली है सिंधु और दूसरी है सतलज। लेकिन ब्रह्मपुत्र सिंधु और सतलज की तरह वेस्ट की बजाय ईस्ट दिशा में बहती है और तिब्बत में इस नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में 1625 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद ये नदी भारत और तिब्बत के बॉर्डर के करीब नामचा बारवा पहाड़ से टकराकर एक गॉज बनाते हुए शार्प टर्न लेती है और अरुणाचल को पार करते हुए असम में प्रवेश करती है। दोस्तों आपको बता दें कि अरुणाचल में इस नदी को दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है और फाइनली जब ये नदी असम में एंटर करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। असम में यात्रा करते हुए ये नदी धुबरी से एक और गॉज बनाते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और साउथ में बहने लगती है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है और ये जमुना अरिचा में गंगा, जिसे वहाँ पद्मा कहा जाता है, उसमें मिल जाती है, जहाँ से आगे इसे भी पद्मा ही कहा जाता है। लेकिन कुछ ही दूर पर बांग्लादेश के चांदपुर में मेघना नदी इसमें आकर मिलती है और इसका नाम मेघना हो जाता है। और दोस्तों ये नदी इसके बाद अंततः बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इस नदी की सहायक नदियों की बात करें दोस्तों तो लोहित नदी ब्रह्मपुत्र के लेफ्ट बैंक से आकर इसमें मिलती है और इसके अलावा मानस नदी राइट बैंक से जो कि धोपा में आकर मिलती है। और दोस्तों इसी मानस नदी पर मानस नेशनल पार्क बना हुआ है जो असम में एक हेरिटेज साइट है। मानस के बाद तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र में बांग्लादेश के फुलछारी में राइट बैंक से मिलती है और इस तरह ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से चलकर अलग अलग नामों से पहचानी जाती है और अंत में 2900 किलोमीटर की यात्रा के बाद बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसी के साथ हमारी हिमालय नदियां खत्म होती हैं दोस्तों और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडियन पेनिनसुलर रिवर या यूं कहें कि रेन फेड रिवर्स की। और दोस्तों इसकी शुरुआत चलिए करते हैं लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर यानी गोदावरी से। गोदावरी दोस्तों गोदावरी नदी मध्य और दक्षिण पूर्वी भारत की एक पवित्र नदी है। दोस्तों ये भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है और इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है और इसका बेसिन एरिया लगभग 3,13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गोदावरी नदी का उद्गम पश्चिमी महाराष्ट्र राज्य में वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियों में होता है और अगर इसके उद्गम स्थल की बात करें तो वो नासिक के त्र्यंबकेश्वर में है जो अरेबियन सी से केवल 80 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन इसके बाद भी ये नदी अरब सागर के बजाय ईस्ट में बंगाल की कड़ी की तरफ बहती है और ये नदी ज्यादातर अपने रास्ते में ईस्ट की दिशा की ओर बहती है और डेक्कन के पठार के ऊपर से गुजरती है। महाराष्ट्र के सेंट्रल हिस्से से गुजरने के बाद ये नदी नॉर्थ पश्चिमी तेलंगाना राज्य में निजामाबाद के नॉर्थ वेस्ट में प्रवेश करती है और एक फैली हुई घाटी में बहती है। दोस्तों ये तेलंगाना के नॉर्थ ईस्ट में महाराष्ट्र के साथ एक छोटा सा बॉर्डर भी बनाती है और अपने अंतिम 320 किलोमीटर के लिए गोदावरी नदी साउथ ईस्टर्न दिशा की ओर मुड़ती है और ईस्टर्न घाट्स की पहाड़ियों में एक दर्रे से होकर गुजरती है। इसके बाद ये आंध्र प्रदेश से बहती हुई बे ऑफ बंगाल में पहुंचती है और यहाँ ये अपनी दो धाराओं से समुद्र में मिलती है। नॉर्थ में गौतमी गोदावरी और साउथ में विशिष्ट गोदावरी। दोस्तों गोदावरी नदी के अधिकतर हिस्से में ये एक स्पॉट और थोड़े से एक समान इलाके से गुजरती है और जहाँ इसमें दरना, पूर्णा, मंजरा, प्राणहिता और इंद्रावती नदियां मिलती हैं। ईस्टर्न घाट क्षेत्र में प्रवेश करने पर नदी के किनारे खड़ी और तेज ढलानों के बीच बहते हुए संकीर्ण हो जाती है ये और ये गॉज बनाती है जहां इस पूरी नदी की चौड़ाई केवल 600 फीट में सिमट जाती है। ईस्टर्न घाट्स को पार करने के बाद नदी फिर से चौड़ी हो जाती है जहां वो निचले मैदानों से गुजरती है और फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री शहर के ठीक नीचे नदी पर 19वीं सदी में ब्रिटिश इंजीनियर सर आर्थर थॉमस कॉटन द्वारा एक बांध बनाया गया था जो गोदावरी की पहली बड़ी सिंचाई परियोजना थी और भारत की स्वतंत्रता के बाद कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर भी यहाँ काम किया गया जो सिंचाई और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को ध्यान में रखकर बनाए गए, जिनमें पश्चिम मध्य महाराष्ट्र में जयकवाड़ी डैम भी शामिल है। गोदावरी नदी के ऊपरी हिस्से में सर्दियों और वसंत ऋतु में सूखापन होता है जिसमें ये सिंचाई के लिए लगभग अनुपयोगी हो जाती है। हालांकि इसके मुहाने पर एक नेविगेबल इरिगेशन कैनाल सिस्टम डेवलप किया गया है जो इसके डेल्टा को साउथ वेस्ट में कृष्णा नदी के डेल्टा से जोड़ता है और जिससे ये क्षेत्र भारत के सबसे समुद्र धान उगाने वाले क्षेत्रों में से एक बन जाता है। गोदावरी नदी अपनी पूरी लंबाई में हिंदुओं के लिए पवित्र मानी जाती है। और अब गोदावरी के बाद बात करते हैं वेस्टर्न फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर की जो नॉर्थ और साउथ इंडिया को बीच से डिवाइड करती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नर्मदा की। नर्मदा दोस्तों नर्मदा नदी मध्य भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है जो हमेशा से अरब सागर और गंगा नदी घाटी के बीच एक इम्पोर्टेंट रूट रही है। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य के
पूर्वी भाग में स्थित मैकाल पहाड़ियों में होता है, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के पास अमरकंटक से निकलती है। ये नदी लगभग 3500 फीट की ऊंचाई से निकलती है और सबसे पहले ये मंडला के पास पहाड़ियों के बीच से होते हुए टेढ़े मेढ़े रास्तों पर बहती है और फिर नॉर्थ वेस्ट की ओर मुड़ती है और जबलपुर शहर के पास से गुजरती है। वहां से साउथ वेस्ट की ओर मुड़ती है ये नदी और फिर ये विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच मार्बल रॉक गॉर्ज में प्रवेश करती है और इसके बाद ये नदी और वेस्ट की ओर बहते हुए मध्य प्रदेश से गुजरती है और गुजरात राज्य में प्रवेश करती है और नर्मदा नदी भरूच के पास खंभात की खाड़ी में 21 किलोमीटर चौड़े मुहाने से समुद्र में मिलती है। इस बीच इस नदी के लेफ्ट बैंक से बर्नर शेर, शक्कर, दूधी, तवा और गंजल जैसी नदियां मिलती हैं और वहीं हिरन, तेंदोरी, बरना, कोलर और मन जैसी नदियां इसके राइट बैंक से मिलती हैं और इसकी ये ट्रिब्यूटरी कभी कभी पहाड़ियों के बीच की घाटियों में बाढ़ का कारण बनती है। नर्मदा नदी सतपुड़ा पहाड़ियों की नॉर्थ की ढलानों से होकर बहती है और अपने 1300 किलोमीटर लंबे रास्ते में होशंगाबाद के मैदान, धार का ऊंचा इलाका, माहिष्मती के मैदान और मंडाता और मुरकट्टा की घाटियों से गुजरती है। इस नदी में कई झरने हैं, जिनमें जबलपुर के साउथ वेस्ट में स्थित धुआंधार झरना प्रमुख है। अगर इस नदी की डैम की बात करें तो नर्मदा पर कई महत्वपूर्ण बांध बनाए गए हैं दोस्तों, और गुजरात में स्थित सरदार सरोवर बांध भी नर्मदा नदी पर ही बना हुआ है, जो जल आपूर्ति, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में बना बरगी बांध, जिसे रानी अवंतीबाई सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है, वो एक और प्रमुख बांध है। इस पर बरगी डाइवर्शन प्रोजेक्ट और रानी अवंतीबाई लोधी सागर प्रोजेक्ट जैसी सिंचाई परियोजनाएं भी विकसित की गई हैं और मध्य प्रदेश में बना इंदिरा बांध एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है और इस तरह से नर्मदा वेस्ट में फ्लो करने वाली इंडिया की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी बन जाती है। नर्मदा के बाद आइए अब एक और वेस्ट फ्लोइंग नदी की बात करते हैं, जिसका नाम है तापी रिवर। दोस्तों, तापी नदी मध्य भारत की एक नदी है जो मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिणी मध्य भाग में स्थित गवीलगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है और ये नदी वेस्टर्न दिशा में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के दो पहाड़ियों के बीच से बहती है। महाराष्ट्र राज्य के जलगांव पठार क्षेत्र और गुजरात राज्य के सूरत के मैदान से होकर ये खंभात की खाड़ी में मिलती है और इसकी कुल लंबाई 700 किलोमीटर है, जो अपने साथ लगभग 65,300 वर्ग किलोमीटर का रिवर बेसिन बनाती है। इस नदी के 51 किलोमीटर के हिस्से में समुद्र की लहरों का प्रभाव देखने को मिलता है। इस नदी के एक मुहाने पर लैसवेली होल पोर्ट है, जो एंग्लो पोर्चुगीज कॉलोनियल हिस्ट्री में एक फेमस पोर्ट हुआ करता था दोस्तों, लेकिन अब इस इलाके में सिल्ट भर जाने की वजह से ये पोर्ट निर्जन हो गया है। तापी नदी अपने नॉर्थ में बहने वाली नर्मदा के पैरेलल बहती है, जिससे इसे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का मुख्य भाग अलग करता है। तापी नदी की 3 प्रमुख सहायक नदियां पूर्णा, गिरना और पांझरा लेफ्ट बैंक से तापी में महाराष्ट्र में मिलती हैं। और अब तापी के बाद चलिए बात करते हैं महानदी की। दोस्तों, महानदी मध्य और पूर्वी भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है, जिसकी यात्रा छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सेहवा नाम के पहाड़ से शुरू होती है। वहां से ये नदी रायपुर शहर से होते हुए 100 किलोमीटर तक नॉर्थ में बहती है, जिसके बाद शिवरी नारायण में महानदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी शेवनाथ नदी से मिलने से ये नदी अपनी दिशा बदलती है और ईस्ट की तरफ फ्लो करना शुरू कर देती है और तभी जांजगीर चंपा डिस्ट्रिक्ट में हसदेव नदी महानदी में मिल जाती है, जिसके बाद ये नदी ओडिशा की तरफ बहती है और छत्तीसगढ़ में महानदी सबसे बड़ा बेसिन बनाती है, जिसका 54% से ज्यादा एरिया एग्रीकल्चर लैंड है और उड़ीसा में एंटर करने के बाद ओडिशा के संबलपुर में इस नदी पर 26 किलोमीटर लंबा हीराकुड डैम मौजूद है, जो भारत का सबसे बड़ा डैम है। इसके बाद ये नदी उड़ीसा के मैदानों में उतरती है और कटक शहर में भी बहती है और आहन से बहते हुए ये नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। महानदी के बेसिन की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इसके बेसिन में मिनरल रिसोर्सेज की मौजूदगी है और इसीलिए इस नदी के किनारे कई सारे इंडस्ट्रियल शहर बसे हैं, जैसे भिलाई, कोरबा, हीराकुड, कटक और सुंदरगढ़। इस तरह ये नदी 900 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए 1,32,100 स्क्वायर किलोमीटर का बेसिन बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मध्य भारत के बाद आइए अब बात करते हैं दक्षिण भारत की नदियों की, जिसमें सबसे प्रमुख नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा रिवर। दोस्तों, कृष्णा नदी सेंट्रल साउथ इंडिया की एक इम्पॉर्टेंट नदी है और देश की सबसे लंबी नदियों में से एक है, जिसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है, जो भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है और ये 2,58,948 किलोमीटर स्क्वायर का बेसिन एरिया बनाती है।
कृष्णा नदी पश्चिमी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर शहर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है, जो अरब सागर के तट से ज्यादा दूर नहीं है, और वहां से ये नदी पहले पूर्व दिशा में वाई तक बहती है और फिर दक्षिण पूर्व दिशा में सांगली के पास से गुजरते हुए कर्नाटका राज्य की सीमा पर पहुंचती है। कर्नाटका में प्रवेश करने के बाद ये नदी पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है और उत्तर केंद्र कर्नाटका के रास्ते से होते हुए फिर से दक्षिण पूर्व दिशा में तेलंगाना राज्य में प्रवेश करती है। इसके बाद दोस्तों ये नदी दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हुई उत्तर पूर्व की ओर मुड़ती है, जो आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा का एक हिस्सा बनाती है, और फिर ये नदी पूर्व में विजयवाड़ा के पास अपने डेल्टा तक पहुंचती है और वहां से दक्षिण पूर्व और फिर दक्षिण दिशा में बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये नदी महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सिंचाई का मेन जरिया है और कृष्णा नदी की दो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, एक भीमा जो लेफ्ट बैंक से नदी में मिलती है और एक तुंगभद्रा जो राइट बैंक से कृष्णा में मिलती है। अगर इस नदी पर मेजर डैम्स की बात करें दोस्तों, तो इस पर श्रीसाइलम, नागार्जुन सागर डैम और तुंगभद्र और भीमा डैम बने हुए हैं। और दोस्तों कृष्णा के बाद चलिए बात करते हैं कावेरी नदी की, कावेरी रिवर। दोस्तों कावेरी नदी दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी है और ये कर्नाटका राज्य के पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से शुरू होती है। ये नदी दक्षिण पूर्व की ओर से बहते हुए कर्नाटका और तमिलनाडु राज्यों से गुजरती है और इसकी कुल लंबाई 805 किलोमीटर है। कावेरी नदी पूर्वी घाट से होकर बहती है और कडलोर तमिलनाडु के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। यह नदी कई नई शाखाओं में बढ़ जाती है दोस्तों, और ये एक नया डेल्टा बनाती है जिसे दक्षिण भारत का गार्डन भी कहा जाता है। कावेरी का ऊपरी हिस्सा पथरीला और ऊंचाई से भरा होता है, जहां इसकी धारा संकीर्ण घाट से गुजरती है और चंचकटे वाटरफॉल में लगभग 60 से 80 फीट की ऊंचाई से गिरती है। इसके बाद ये नदी कर्नाटका के पठार से होकर बहती है, जहां इसकी चौड़ाई 900 से 1200 फीट होती है। यहाँ इस नदी के प्रभाव को कई बार रोका जाता है और कृष्णराज सागर में कावेरी की दो सहायक नदियां हेगावती और लक्ष्मण तीर्था इससे मिलती है और 3100 स्क्वायर किलोमीटर का जलाशय बनाती है। कर्नाटका में कावेरी नदी दो बार विभाजित होती है दोस्तों, जिससे श्रीरंगपट्टनम और शिवा समुद्र दो द्वीप बनते हैं। शिवा समुद्र के पास शिवा समुद्र झरने हैं, जिसमें दो ब्रांचेस भरचुक्की और गगन चुक्की 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है और बारिश के मौसम में ये 1000 फीट चौड़ी हो जाती है। ये झरने मैसूर, बैंगलोर और कोलर गोल्डफील्ड्स को बिजली भी प्रोवाइड करते हैं। तमिलनाडु में प्रवेश करने के बाद कावेरी नदी जंगली घाटियों से गुजरती है और होगेनकल झरनों तक पहुंचती है और फिर ये सीधी संकीर्ण घाटी से बहती है और वहां मेटूर डैम है, जिसकी लंबाई 5300 स्क्वायर फीट और ऊंचाई 176 फीट है। जिसके बाद दोस्तों ये तिरुचिरापल्ली के ऐतिहासिक चट्टान के पास से गुजरते हुए कावेरी नदी श्रीरंगम द्वीप पर टूट जाती है, जो एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ पूर्वी तमिलनाडु राज्य में इसका विस्तृत डेल्टा क्षेत्र शुरू होता है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 10,360 वर्ग किलोमीटर है। जिसके बाद ये नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और दोस्तों अब है बारी निष्कर्ष यानी कंक्लूजन की। तो दोस्तों ये थी इंडियन रिवर सिस्टम की सबसे जरूरी नदियां, जो आज पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से होकर अपने बेसिन से पानी की मौजूदगी कराती हैं। और हमने इस वीडियो में गंगा की पवित्र धारा से लेकर यमुना की महत्वपूर्ण भूमिका तक सब जाना है। हमने इस वीडियो के माध्यम से जानी है सिंधु नदी की ऐतिहासिक यात्रा और हमने समझा है ब्रह्मपुत्र की विशालता को भी। इसके साथ ही हमने गोदावरी, नर्मदा और कावेरी जैसी प्रायद्वीपीय नदियों की महत्वपूर्णता को भी देखा है, जो हमारे देश के कृषि और जीवन शैली के लिए बेहद आवश्यक है। और दोस्तों अगर आप इनमें से किसी एक नदी पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो इसे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।